अच्छा, तो आज भी हम पढ़ाई करेंगे यूनिट 3 पर, और यूनिट 3 में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रिटी, और साथ में आज कोशिश करेंगे इम्पार्शियलिटी समझने की। सत्यनिष्ठा के बाद निष्पक्षता। अरे बता तो दिया श्वेता कुमारी, अवसरवादिता का मतलब कितनी बार पूछोगी? अब ये किस क्लास में हो श्वेता? तुम किस क्लास में हो? मेरी टेली आईडी है झुमरी तलैया @, होनोलुलु। चलो आगे बढ़ो। किस क्लास में हो श्वेता? किस फिलॉसफी के बारे में जानना चाहते हो अमन? वक्त बोर्ड आज पास होगा कि नहीं आई है, अब वो मुझे खुद ही नहीं याद है कौन सी है। मैं कल PW वालों से कहूंगा कि देख के बताएं कौन सी आईडी है, और मेरे पास इतने फोन किए और तो बतानी नहीं होती है आईडी, तुमको वो बतानी होती है, उस पर अलग कि किसकी किताब जानना चाहते। इंटीग्रिटी हम आपको वो बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपकी बहुत कम रुचि है, नैतिक बनाने में, नैतिक बनने में। इंटीग्रिटी हम पढ़ रहे थे और हम सीख रहे थे कि इंटीग्रिटी बनती कैसे है। क्यों नहीं पूछ सकते भाई PW वाले में? ऐसा कौन सा तुम्हारा गोपनीय सवाल है तुम PW के लिए आईडी पर नहीं पूछ सकती हो? इथिक्स लिए थिंकिंग डेवलप करने का यही तरीका है नम्रता, कि आप PYQ देखें, उन PYQs को सॉल्व करें, उन्हीं को अलग अलग तरीके से सॉल्व करें, तो आपके UPSC की डिमांड के हिसाब से थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। इंडियन फिलॉसफी में आप पढ़ लीजिए HP सिन्हा की किताब, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की भारतीय दर्शन की रूपरेखा। ठीक है, आज चांदनी का काम हिना कर रही हैं। चांदनी आज अवकाश पर है तो उनका काम हिना ने संभाला है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे भाई कि सत्यनिष्ठा बनती कैसे है, और कल जब मैंने सवाल आपसे पूछा तो आप में से कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। इसका मतलब है जब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सत्यनिष्ठ कैसे बन पाएंगे? पहला आधार बताया था सत्यनिष्ठ बनने का कि आप कोई ऐसे विचार से सहमत हो जिस विचार ने दो विरोधी हितों को जोड़ दिया हो। जो विचार आपको यह समझा दे रहा हो कि आपकी भलाई सबकी भलाई में निहित है, जो विचार समझा रहा हो कि दुनिया में हमारे सारे हित साझे हैं, जो विचार समझा रहा हो कि आप जिंदगी में नैतिक बनने से ही, सत्यनिष्ठ बनने से, नैतिक आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहने से ही खुश रहेंगे। तो कहा था पहला इसका एक साधन क्या है? कहा था कोई दर्शन या विचार हो सकता है। इसका मतलब अगर आप किसी दर्शन में, किसी विचारधारा में आस्था नहीं रखते, कन्विंस नहीं है, तो आपका सत्यनिष्ठ थोड़ा बड़ा मुश्किल है। तो बहुत दो तरह के इंसान हैं। एक इंसान है जो दिखते तो इंसानों जैसे हैं, उनकी देखोगे आंख दिखेगी इंसानों जैसी, नाक दिखेगी, कान दिखेगा, लेकिन वो थिंकिंग बीइंग नहीं है, विचार करने वाले प्राणी नहीं है। वो बस, मुझे पढ़ाया था ना, मिल ने कहा था संतुष्ट सुअर, वो असल में संतुष्ट सुअर है। जानवर क्या होते हैं? खाते पीते हैं, मौज करते हैं, आज की चिंता करो, कल के बारे में मत सोचो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ग्रहणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लो घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। ऐसे इंसान जो वर्तमान में इमर्स्ड हैं, प्रेजेंट में डूबे हुए हैं, जिंदगी का जिनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, क्यों जी रहे हैं, क्या हासिल करेंगे जिंदगी से, अच्छी जिंदगी उनकी कैसे बनेगी, पूरे जीवन का मायने क्या है, इनमें से किसी सवाल का उत्तर उन्होंने आज तक नहीं ढूंढा है। उनको सत्यनिष्ठ बनाना संभव नहीं है। तो कुछ प्रश्न है क्या? यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार नहीं करता, या इनका कोई संगत समाधान वैचारिक स्तर पर नहीं ढूंढता है, तो उसका सत्यनिष्ठ होना संभव नहीं है। आपको पढ़ाया था सत्यनिष्ठा का मतलब होता है किसी सत्य के प्रतिनिष्ठावान होना, किसी आदर्श के प्रतिनिष्ठावान होना। अब आपने देखिए क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी लगाई होती तो क्या सोचा होता कि सत्य के प्रतिनिष्ठावान वो होगा जो पहले सत्य को समझेगा। अगर इंसान के तौर पर आज तक कोई सत्य सोचा ही नहीं है, किसी आदर्श से आपका परिचय ही नहीं है, अलग अलग आदर्शों की जिंदगी में क्या भूमिका है, दुनिया में कौन कौन सी विचारधाराएं हैं जो आदर्श या सत्य लेकर आती हैं, आप कुछ जानते ही नहीं है, तो जब आप जानते नहीं तो निष्ठावान कैसे हो जाएंगे? भाई अगर आप भगवान को जानते नहीं, एक आदमी है, भगवान शब्द पहली बार सुने, भगवान नाम के बारे में कुछ नहीं पता उसको, और उससे आप कहते हैं कि भगवान के प्रतिष्ठावान हो जाओ। अरे भगवान के प्रतिष्ठावान होने के लिए पहले भगवान को जानना पड़ेगा, प्रतिष्ठावान होगा। वैसे सत्यनिष्ठ बनने के लिए पहले सत्य को जानना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो जिंदगी में सत्य वात्य से नहीं जी रहे हैं। वो क्या है? वो एक सुअर गधे की तरह
बस खा पी के मौज कर रहे हैं, शाम को पी लिए, सुबह खा लिए, दिन भर टहल लिए, उनके पास कोई आइडिया है ही नहीं, इंसान होने के बावजूद कोई आइडिया नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति का सत्यनिष्ठ बनना संभव नहीं है। ठीक है, तो सत्यनिष्ठ होने के लिए किसी सत्य की जानकारी, किसी सत्य की जानकारी के आधार पर सत्य को सही मानकर उसके अनुसार जीवन जीना, यह बात क्या करेगी? वैचारिक स्तर। जैसे अनेक दर्शन या विचारधाराएं उन नैतिक आदर्शों या सत्यों का प्रतिपादन करती हैं जो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कौन कौन से? ए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? अच्छे जीवन का मायने क्या है? आदर्श दुनिया की संकल्पना क्या है? हमारे जीवन का स्वरूप, विचार क्या होना चाहिए? कुछ प्रश्न हैं। किस लिए जी रहे हैं? क्या हासिल करेंगे? अच्छी जिंदगी क्या होगी? ये सवाल है। अच्छी दुनिया कैसे बनेगी? अन्याय, शोषण का अंत कैसे होगा? हमारी भलाई किस बात को स्वीकार करने में है? ठीक है, ये सवाल हैं। हिमांशु उपाध्याय, चैट कम करो, पढ़ाई ज्यादा करो। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण से ये हल नहीं होगा। और ये भी देख लिया होगा, पीडब्ल्यू में सवाल का जवाब नहीं है। कल जब मैंने पूछा कि इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या होती, तो सबने वही लाइन छाप दी, क्योंकि उसको पढ़ के आए थे, वो किताब में लिखा था, वहां से देख के छाप दिया। लेकिन जब मैंने पूछा सत्यनिष्ठ कैसे बनेंगे, कैसे बनती सत्यनिष्ठा, एक भी व्यक्ति के पास जवाब नहीं था। जबकि दिमाग लगाते तो सोच लेते कि भाई जब सत्यनिष्ठा की परिभाषा है किसी नैतिक आदर्श या सत्य के प्रति निष्ठावान होना, तो नैतिक आदर्श बनाए किस बात के लिए? आपने पढ़ा था कि नैतिकता 3 ही बात के लिए बनाई गई है: दुनिया की भलाई, इंसान की भलाई, संस्थाओं की बेहतरी। तो कौन इंसान सत्यनिष्ठ बन सकता है जो इन्हीं 3 सवालों का जवाब ढूंढता है? किस सवाल का? हमारी दुनिया बेहतर कैसे होगी, मेरी जिंदगी बेहतर कैसे होगी, हमारी संस्थाएं बेहतर कैसे होंगी। लेकिन मैंने कहा कि हमें से बहुत सारे इंसान सवाल का जवाब ढूंढते ही नहीं है। जब ढूंढते नहीं हो, जब सवाल ही नहीं है, तो उत्तर कहां से आएगा? और जब उत्तर नहीं आएगा तो कोई नैतिक आदर्श या सत्य से तुम्हारा परिचय नहीं होगा, और नहीं होगा तो तुम सत्यनिष्ठ नहीं बन पाओगे। सत्यनिष्ठ बनने के लिए सत्य जानना जरूरी है, आदर्श जानना जरूरी है। और सत्य आदर्श वही जानेगा जिसके दिमाग में सवाल है कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, दुनिया बेहतर कैसे होगी, संस्थाएं बेहतर कैसे होंगी। सोचते तो कैसे सोच लेते कि एथिक्स की परिभाषा में एथिक्स का मायने पढ़ाया गया था कि वो विषय जो बताता है दुनिया कैसी होनी चाहिए, संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, दुनिया बेहतर कैसे होगी, इंसान की भलाई कैसे होगी, समाज की भलाई कैसे होगी, वही विषय नीति शास्त्र है। और चूंकि सत्यनिष्ठा नीति शास्त्र के अंतर्गत एक मूल्य है जो कहता है कि इंसान की किसी नैतिक आदर्श के प्रति अटूट निष्ठा होनी चाहिए, अडिग निष्ठा होनी चाहिए। तो नैतिक आदर्श के प्रति अटूट निष्ठा कैसे बनेगी? जब एक इंसान ये ढूंढेगा कि मेरी भलाई कैसे होगी, और उसको पता चलेगा कि ये वाला नैतिक आदर्श है जिसको मानने से मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये वाला नैतिक आदर्श है जिसको मानने से दुनिया बेहतर हो जाएगी। जब उसको समझ में आ जाएगा कि नैतिक आदर्श मानने से दुनिया बेहतर होगी, मेरी जिंदगी बेहतर होगी, तभी उसकी निष्ठा उस नैतिक आदर्श में बनेगी, तभी वो सत्यनिष्ठ बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कौन सा आधार है? यह है सत्यनिष्ठा का वैचारिक आधार, जो निम्न प्रश्नों के उत्तर से बनता है। आपकी घूस में इतनी निष्ठा क्यों है? घूसखोरी में इतनी निष्ठा आपकी क्यों है? जरा सोचिए। आप आइस बनने का घूस क्यों लेंगे? कंप्लीट निष्ठा रहेगी आपकी घूस लेने में, अटूट निष्ठा रहेगी, अडिग निष्ठा क्यों रहेगी? क्योंकि आप मानते हैं कि घूसखोरी से हमारी जिंदगी अच्छी होगी। इसका मतलब आप कन्विंस्ड हैं कि घूसखोरी से हमारी जिंदगी अच्छी होगी, इसलिए घूसखोर बनेंगे। दहेजखोर क्यों बनेंगे? क्योंकि आपको लगता है दहेज से आपका लाभ है। तो ये सवाल यहाँ मैंने लिखा है कि अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि मार्क्सवाद से हमारा लाभ है, किसी इंसान को पता चल जाए संविधान जो भारत का उससे हमारा लाभ है, तो जैसे आपकी निष्ठा दहेज और घूस में बनी है, अडिग निष्ठा बनी है, वैसे आपकी निष्ठा गांधीवाद और संविधानवाद में बन जाएगी। कोई घूसखोर आदमी घूस के लिए क्यों निष्ठावान होता है? क्योंकि क्या लगता है उसको? घूस लेने मेरी भलाई है, घूस लेने मेरी जिंदगी अच्छी होगी, घूस लेने से अपनी जिंदगी के लक्ष्य पूरा कर पाऊंगा, ये होता है ना। इसलिए घूसखोर की निष्ठा तगड़ी होती है। धार्मिक आदमी की निष्ठा किस बात में है? मरने के बाद अल्लाह हमको जन्नत भेजेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा, भगवान स्वर्ग देगा, है ना। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग आपकी भलाई है। जन्नत क्या है? जन्नत आपकी भलाई है। अरबों मुसलमान जन्नत के आइडिया में आस्था रखने के कारण कुरान में आस्थावान है, अल्लाह में आस्थावान है, अडिग निष्ठा बनाए हुए हैं कुरान और अल्लाह में। तो अगर आप ठीक वैसे हमारी भलाई किस बात में है, इसका जवाब किसी
विचार से दे दीजिए, विचारधारा से दे दीजिए, दर्शन से दे दीजिए, और आदमी उसमें वैसे कन्विंस हो जाए जैसे अल्लाह के परलोकवाद या जन्नत के आइडिया से कन्विंस है, तो क्या हो जाएगा? जैसे एक धार्मिक व्यक्ति धर्म के प्रति अधिक निष्ठावान है, वैसे उस विचारधारा के प्रति अधिक निष्ठावान हो जाए। तो सत्यनिष्ठा का संबंध किससे है? समझाओ कि यह सत्य तुम्हारी जिंदगी बेहतर कर देगा, यह सत्य दुनिया बेहतर कर देगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझते हैं, तब तक किसी सत्य के प्रति, किसी नैतिक आदर्श के प्रति आपकी निष्ठा बनेगी ये संभव नहीं है। जब हिमांशी बीच बीच में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर पढ़ोगी तो समझ में नहीं आएगा घूसखोरी भलाई है कि नहीं है। इसलिए कहता हूं क्लास में पूरा जोर लगाया करो। कल मैंने साहिब आलम को डांटा, लेकिन डांट खाने की उतनी हकदार तुम भी थी, क्योंकि तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट के सवाल का जवाब दे रही हो जिस सवाल के जवाब में कोई भलाई नहीं थी तुम्हारी। क्लास पर फोकस करने के बजाय तुम एक विद्यार्थी से उलझी हुई थी जिसका उस तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से, तुम्हारी जिंदगी भलाई से कोई लेना नहीं। ठीक वैसे घूसखोर लोग भी ये समझते हैं, उनकी समझ गलत है, लेकिन है तो निष्ठावान ना। घूसखोर आदमी क्यों घूस लेने निष्ठावान होता है? सत्यनिष्ठ नहीं है, ठीक बात है वो, क्योंकि घूस नैतिक आदर्श नहीं, लेकिन वो इसीलिए घूस लेता है क्योंकि उसको ये लगता है कि उससे उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो आप उसी घूसखोरी की जगह कोई नैतिक आदर्श को पकड़ा दीजिए कि नहीं भाई ये वाला है तुम्हारी जिंदगी बेहतर करेगा, कन्विंस हो जाएगा। तो घूसखोरी में जो अनैतिकता में उसकी निष्ठा बनी, उसकी जगह नैतिकता में उसकी निष्ठा बन जाएगी। मैं अगर आपको समझा दूं कि हिमांशी इथिक्स की पढ़ाई में आपकी भलाई है और आप इससे कन्विंस हो जाए, तो आप चैट करना छोड़ देंगे, आप इथिक्स पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं लगेगा कि ये सब पढ़ने सुनने में भलाई है, तो आप चैट करेंगे, इथिक्स नहीं सुनेंगे। और ये मत सोचिएगा कि मैं याद नहीं रखता हूं कब किसने कौन सी बात की है। एकदम भगवान की तरह एक एक विद्यार्थी का लेखा जोखा मेरे दिमाग में सेट है। इसलिए आपको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। सब देख रहा होता हूं, जो कहा उसको समझो। मैंने ये थोड़ा कहा घूसखोरी सत्यनिष्ठा है, मैंने कहा घूसखोरी की स्वीकार्यता इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग मान बैठे हैं कि घूसखोरी से उनकी जिंदगी अच्छी होगी। क्या मान बैठे हैं? इससे हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। क्या मान बैठे हैं? इससे हमारे जीवन की जो अच्छे जीवन की संकल्पना है, हमारी भलाई की, वो पूरी होगी। चलिए अब पानी पीने के बाद वापस लौटिए। मैंने पानी क्यों पिया? क्योंकि पानी पीने में मेरी अटूट निष्ठा है। मुझे क्या विश्वास है? पानी मेरे शरीर के लिए जरूरी है, पानी मेरे जीवन के लक्ष्य को पूरा करता है, पानी मेरी भलाई करता है। तो कभी मुझे पानी के प्रति डाउट हुआ? कभी पानी नहीं पीना चाहिए? कभी नहीं हुआ। सत्यनिष्ठ आदमी वही होता है जिसमें ऐसे ही किसी नैतिक विचार के प्रति ऐसी निष्ठा हो जाती है उसको कोई डाउट नहीं रहता है, उसको कोई डाउट नहीं रहता कि इस नैतिक विचार से मेरा नुकसान होगा। श्वेता देखो मैं चमगादड़ तो हूं नहीं कि खड़े होकर नहीं तो पंखे से लटक के पानी पीऊंगा, यहाँ बेड लगवा लूंगा, नहीं तो मैं इसके ये जो रखा है मेरे सामने पोडियम उसके नीचे घुस जाऊंगा पानी पीने के लिए। अब समझदारी की बात करो, क्लास में पढ़ाते समय तो खड़े होकर पानी पीऊंगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते गायब हो जाऊंगा और कहूंगा पानी पी के आ रहा हूं, बैठ के पानी पी के आऊंगा। ठीक है, तो उस पर दिमाग लगाओ, पढ़ा रहा हूं, ये पानी कैसे पीना चाहिए इस पर दिमाग मत लगाओ। तुम सब ना जितनी सलाह दे सकते हो, टीचर को चमगादड़ बना दो, बनमानुस को बना दो, फिर कभी गायब कर दो, क्या क्या करना चाहते हो, इतने तुम्हारी प्रायोरिटीज हैं, इसलिए पढ़ाई तुम्हारी सबसे विरोधी बात है। अरे पापा कुमार विरोधी बात मत मानना भाई, मैंने कब कहा विरोधी बात मान लो? कोई नैतिक आदर्श ऐसा जो संगत तरीके से तुम्हारे सवाल का जवाब दे, उसको मानो। ठीक बात समझ आई? अब एक सिविल सेवक के लिए कौन सा विचार होना चाहिए जो सत्यनिष्ठ बनाएगा उसको? सिविल सेवक संविधान के लिए काम करने जा रहा है, इसलिए अगर आपकी संविधान में अटूट निष्ठा है तो आप सत्यनिष्ठ बन पाएंगे, संविधान में अटूट निष्ठा नहीं तो आप सत्यनिष्ठ नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो पहला आधार है वैचारिक, और कल आपको बताया था कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लाम, हिंदुज्म, ईसाइयत, लोकतंत्र, उदारवाद, मार्क्सवाद, कुछ ऐसे ही विचार हैं जिन्होंने बहुत इंसानों को कन्विंस कर लिया कि हम ही तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसलिए इन विचारों के बहुत सारे फॉलोअर तुमको दुनिया में मिलेंगे जो इन विचारों के प्रति निष्ठावान हैं। जैसे आजकल सामाजिक न्याय के युग में बहुत सारे लोग अंबेडकर के विचार से सहमत हैं। वो अभी 14 अप्रैल आएगा तो भारत में बहुत सारे पार्कों में बहुत सारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाएंगे। इसका तो क्या मानते हैं कि अंबेडकरवाद ने हमारी जिंदगी को अच्छा किया है, अंबेडकर के आइडिया को मानने में हमारी भलाई है, अंबेडकरवाद से हमारी दुनिया अच्छी होगी। इसलिए वो स्वतः आस्था से, प्रेरणा से अंबेडकर की मूर्ति के पास 14 अप्रैल के दिन पहुंच जाएंगे। इसका तो क्या है? अंबेडकर के विचार के प्रति अटूट निष्ठा। मुसलमान जुमे के दिन बिना किसी से बताए और कहे नमाज पढ़ने मस्जिद पे पहुंच जा रहा है, मस्जिद में जगह नहीं मिली रोड पे पहुंच जा रहा है। हिंदू लोग जो बहुत सारे हिंदू हैं वो इस आस्था से 144 साल बाद कुंभ लगा है और अभी अभी गंगा नदी में अमृत गिरा है, नहाएंगे तो अमृत हमारे अंदर भी चला जाएगा, इस बात से करोड़ों हिंदू इलाहाबाद प्रयागराज में डुबकी मारने चले गए। ये सब विचार ही तो हैं जिन विचारों के प्रति लोग निष्ठावान हैं। तो ऐसा ही कोई विचार आप भी खड़ा कर दीजिए जो हिंदुज्म की तरह, इस्लाम की तरह, बौद्ध की तरह, लोकतंत्र की तरह, उदारवाद की तरह क्या कर ले, आदमी को कन्विंस कर दे कि तुम्हारी भलाई इसी में है। तो आप क्या बन जाएंगे? सत्यनिष्ठ। ठीक है, अब आइए दूसरा तरीका। चलिए आपने एक तरीका सुन लिया। अब एक विद्यार्थी अभी आए हैं, पूछ रहे कितना लिखवाएं, इनके हिसाब से पढ़ना तो जरूरी नहीं, लिखना जरूरी है। लिखवाए कितना को बता दीजिए जल्दी से, नहीं बेचैन हो जाएंगे। इनकी सत्यनिष्ठा केवल इस बात में है, लिखवाए क्या वो हमको पता चल जाए। तुम लोगों के लिए तो कोई ऐसा टीचर चाहिए जो एकदम छड़ी लेके खड़ा रहे और तुम उसके सामने बैठे रहो, डरा डरा के तुमको पढ़ाए, टाइम से आया करो, क्लास में पूरी बात सुना करो।
ठीक है, चलिए दूसरी बात बताइए। सत्यनिष्ठा का एक आइडिया मैंने बता दिया, समझ में आ गया तो बताओ, जिसकी समझ में नहीं आया पूछो। लोग भ्रष्टाचार इसीलिए करते हैं श्वेता कुमारी, क्योंकि उनका किसी नैतिक आदर्श में यकीन नहीं है, उनकी निष्ठा किसी नैतिक आदर्श में नहीं है। यानी वो इस बात से कन्विंस नहीं है कि कोई नैतिक आदर्श उनकी जिंदगी को बेहतर करेगा। उल्टा वो मान बैठे का नैतिकता से जिंदगी अच्छी होगी। कहा था 4-5 सवाल हैं, इन 4-5 सवालों का अगर कोई नैतिक आदर्श उत्तर नहीं दे सकता तो कहां से सत्यनिष्ठा शुरू होती थी? मनसा वाचा कर्मणा, मन से शुरू होती थी। मन में क्या होता है? विचार। जब आप किसी विचार से कन्विंस नहीं कि वो आपकी जिंदगी अच्छी करेगा तो फिर आप सत्यनिष्ठ कैसे बनेंगे? मनीषा यादव, आपको कोटि कोटि नमस्कार। आप किसी दूसरी दुनिया के लिए बनी है। आप कह रहे सत्यनिष्ठा एक बार बता दें। 2 दिन से सत्यनिष्ठा बताते बताते थक गए, सत्यनिष्ठा कैसे बनती है पढ़ा रहे हैं और आप सत्यनिष्ठा बता दें। फिलॉसफी ऑप्शनल को ऑप्शनल की तरफ प्रिपेयर करो नाविद। ये क्या लिखे हो दीपक? कार पसंद क्या है? कार पसंद। आप बोले विचारधाराओं के आदर्श भी होने भी चलने से निष्ठा होती है, सिर्फ विचारकों में। विचारधाराओं के आदर्श क्या होता है? विचारधारा खुद ही आदर्श है। विचारधारा की अंग्रेजी होती है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब जो किसी आइडियल आदर्श पर टिकी हो। तो विचारधाराओं के आदर्श का क्या मतलब है? हर विचारधारा किसी आदर्श की बात करती है कि समाजवाद समानता के आदर्श की, उदारवाद स्वतंत्रता के आदर्श की। हर विचारधारा किसी न किसी आदर्श की बात करती है। तो दुनिया नैतिक क्यों नहीं बन रही? क्योंकि नकुल भगत आप जैसे लोग दुनिया में अभी तक किसी विचारधारा के प्रति निष्ठा बना ही नहीं पाए, क्योंकि आपने कभी कोई विचारधारा के प्रति रुझान दिखाया ही नहीं, क्योंकि आप इस सवाल का जवाब ही नहीं ढूंढ रहे कि आपकी जिंदगी अच्छी कैसे होगी। आपने पता ही नहीं किया कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए जब आप नकुल भगत जैसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब इस सवाल को आज तक नहीं सोचे, तो दुनिया के मूर्ख अज्ञान लोग कैसे सोचेंगे? जब आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे ने सवाल नहीं सोचे कि जिंदगी से हम क्या हासिल करेंगे, अच्छी जिंदगी क्या होगी, दुनिया हमारी बेहतर कैसे होगी, जब नकुल भगत जैसे समझदार शानदार स्टूडेंट सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, तो किसी विचार के प्रति उनकी निष्ठा नहीं बन रही। क्योंकि जब सवाल का जवाब ढूंढते तो जवाब में कोई विचारधारा आती, और विचारधारा जब आपको कह देती कि जनाब देखिए ये वाले विचार को मानने से हमारी जिंदगी अच्छी होगी, तो आप उसके प्रति निष्ठावान हो जाते। आपके मन में सवाल ही नहीं, सवाल नहीं तो फिर जवाब नहीं, जवाब नहीं तो विचारधारा नहीं, इसलिए आप निष्ठावान नहीं। इलाहाबाद से पढ़े या दिल्ली से, ये कौन सा है? दुनिया में ये थोड़े कि सब लोग एक ही विचारधारा से कन्विंस्ड हैं। कुछ लोग गांधीवाद से कन्विंस्ड हैं, कुछ मार्क्सवाद से कन्विंस्ड हैं, कुछ समाजवाद से कन्विंस्ड हैं, कुछ उदारवाद से कन्विंस्ड हैं। किसी एक विचारधारा से आप कन्विंस्ड होने चाहिए, तभी आप सत्यनिष्ठ बन सकेंगे। अगर धर्म में कोई निष्ठा रखता कट्टर है तो सत्यनिष्ठ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने कहा नैतिक आदर्श की प्रति निष्ठा होनी चाहिए। कट्टरता नैतिक आदर्श नहीं है। धर्म के कई मायने हैं। धर्म का एक मायने है कर्मकांड और धर्म का एक मायने है त्याग। जैसे इस्लाम में, ईसाइयत में कहानी है त्याग की, जिसके नाम पर मुसलमान लोग कुर्बानी देते ना, वो इसहाक और अब्राहम की कहानी है एक, उसी से कुर्बानी की परंपरा शुरू हुई। तो धर्म का तो त्याग है, आपकी प्यारी वस्तु को भी त्याग दीजिए, त्याग की भावना आप में हो। आज धार्मिक लोग त्याग करने के बजाय कर्मकांडों से चिपक गए हैं, पैसा कमा रहे हैं, आसक्ति में भर गए, तो वो धर्म का मायने आपको सत्यनिष्ठ नहीं बना पाएगा। धर्म का वो ओरिजिनल वाला मायने आपको सत्यनिष्ठ बनाएगा। कुछ ना कुछ विचारधारा में गलत बात होती है तो अभी सत्यनिष्ठा है। ये तो तब सवाल खड़ा होगा आदित्य कुमार जब आपने सारी विचारधाराएं पढ़ ली हो और उसके बाद आप समझ पाएं कि देखिए हम इस विचारधारा से इतना लेंगे, इस विचारधारा से इतना लेंगे, और चूंकि सबसे बेहतर विचारधारा बाकी विचारधाराओं में है इसलिए इसको लेंगे, तो आप सत्यनिष्ठ बन जाएंगे। आप किसी न किसी विचारधारा को मानेंगे। भाई आपके पास दुनिया में मान लीजिए राजतंत्र, धर्मतंत्र, लोकतंत्र, 3 तरीके का शासन प्रणाली है। लोकतंत्र में बहुत सारी कमी है, लेकिन आपसे कह दिया राजा के शासन में जाओगे, मौलवी उलेमा पादरी पुरोहित का शासन, पंडित का शासन मानोगे? आप कहेंगे नहीं, हम लोकतंत्र मानेंगे। इसका मतलब आप मानते हैं कि लोकतंत्र में तमाम कमी भले हो लेकिन वो उलेमा मौलवी पुरोहित पंडित पादरी के शासन से बेहतर है। इसका ये नहीं है कि आप एक नया तंत्र बना लेंगे रातों रात। आप ये देखेंगे कि लोकतंत्र बाकी विचारधाराओं से बेहतर है, इसलिए मेरी निष्ठा लोकतंत्र में होगी। तो सत्यनिष्ठ आदमी कौन होता है? जो या तो किसी विचार को मान लेता है या तुलनात्मक रूप से समझ लेता है कि अभी मौजूद विचारों में ये विचार दूसरे की तुलना में ज्यादा बेहतर है, इसलिए हमको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। संजना परमार, तो आप क्यों पढ़ना चाहते हैं इंटीग्रिटी 2 दिन में? इंटीग्रिटी आपके सिलेबस का एक हेडिंग है और हर साल इंटीग्रिटी से केस स्टडी में 120 नंबर का सवाल आता है। 4 दिन में कब 120 नंबर आपने पढ़ा है? कितने दिन में पढ़ती वर्ड हिस्ट्री? 25 दिन में। सवाल कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। वर्ड हिस्ट्री में 10 नंबर ज्यादा सवाल कभी नहीं आया है। 10 नंबर के 25 दिन पढ़ती तो नहीं कहती हो कि वर्ड हिस्ट्री 25 दिन में क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी केस स्टडी ऐसी नहीं जिसमें सत्यनिष्ठा टेस्ट होती हो। समझना पड़ेगा। कल दिखाया कि देशभक्ति का सवाल है, देशभक्ति का सवाल नहीं है। वैश्विक शांति का सवाल, वैश्विक शांति का सवाल नहीं हो, सत्यनिष्ठा का सवाल है। केस स्टडी में बताया कि लड़की जो किसी रसायन बनाने की कंपनी में काम कर रही है, उस क्वेश्चन में इंटीग्रिटी टेस्ट होगी। पेपर का नाम ही है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो तुम फैक्ट पढ़ने थोड़े आई हो कि सत्यनिष्ठा की परिभाषा बतानी थी, वो तुम्हें 25 मिनट बता देता, खत्म कर देता। अब तक तुम्हारे पेपर की 3 हेडिंग है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी वाली पढ़ाई हमने 4 दिन पहले, 3 दिन पहले शुरू की है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि आप अज्ञानी हैं और आप उस अज्ञान को समझ भी नहीं पाते और आप प्रवचन देने लगते हैं। एकदम भक्ति भाव से, आस्था के भाव से पढ़ा करो। ये मत पूछा करो कितने दिन चलेगा। इतने दिन पढ़ाया फिर भी कह रहे हो सवाल हल नहीं हो पा रहा है हमारा। ऐसा नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं सब तुम्हारे पीडब्ल्यू में लिखा है, गाइड में लिखा भी नहीं है। ऐसी बात पढ़ा रहा हूं जो नई बात है, समझ भी पा रहे हो कि हाँ सत्यनिष्ठा ऐसे बनेगी, लेकिन चूंकि मैंने पढ़ा दिया तुमको तो तुमको लग रहा है कि तो 10 मिनट की बात थी। अगर वो इतनी छोटी बात होती तो तुम्हारी गाइड में भी लिखी होती। इस गाइड को लिखने में 25-30 समझदार लोग उस नोट्स को बनाते हैं। 2-4-6 मीन्स लिखे हुए लोग उसको लिखते हैं। नहीं लिख पाए वो सत्यनिष्ठा कैसे बनती है। इसका आइडिया इतना सिंपल नहीं है और ज्यादा किताबों में नहीं लिखा है।
मैं 30 साल से एथिक्स पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, इसलिए मैंने तुमको इतनी आसानी से बता दिया। आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे अपने ज्ञान में समझदारी कारण तुमको आसान लग रहा है, इसलिए ये मत बताया करो। 2-3 विचारधारा से सत्य बना जा सकता है। जैसे तुम्हारे संविधान में समाजवाद भी है, तुम्हारे संविधान में उदारवाद भी है, तुम्हारे संविधान में लोकतंत्र भी है, तुम्हारे संविधान में पंथनिरपेक्षतावाद भी है, लेकिन ये सारी विचारधाराएं एक दूसरे के साथ संगत है, परस्पर विरोधी नहीं है। लोकतंत्र भी विचारधारा है, पंथनिरपेक्षतावाद अलग विचारधारा है, लेकिन दोनों आपस में संगत है। एक से ज्यादा विचारधारा भी अगर संगत है तो उनको मान के सत्यनिष्ठ बन सकते हो। तो नादानी को अपने समझो ना, इतना पढ़ने के बाद नादानी नहीं समझ पा रहे हो। 40 क्लास में मैंने तुमको यूनिट 1 पढ़ाया, तुमको लगता है मैं बेवकूफ हूं। वो चीज पढ़ा रहा हूं जो तुम देख रहे हो, किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं है, किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं है। कहीं तुमको कांत से कैसे पता करते हैं क्या नैतिक क्या नैतिक, कहीं लिखा नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं लिखा मिला है कि प्रबुद्ध स्वार्थवाद से कैसे स्त्रियां यौन शोषण को रोक सकती हैं, कहीं नहीं लिखा, किसी नोट्स में नहीं लिखा। तो ये बात तुमको जो सिखा देता हूं इसलिए सिखा पाता हूं, यही 30 साल से ही पढ़ रहा हूं। कॉन्सेप्ट आसान नहीं होते, ये आसान होते तुम्हारी जो गाइड तुम्हारे पास है वही एथिक्स की पढ़ के तुम आंसर लिख देते, तुमको यहां कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब आप इस बात को समझते हैं ना, तो ये मत बताया कि इससे टीचर को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। कभी जब दूसरे कोचिंग का नोट्स खोल के देखोगे तो समझ में पाओगे कि मैंने क्या पढ़ाया तुमको, उसका महत्व क्या है। कम से कम 200-250 किताब एथिक्स पर मैंने पढ़ी होगी, मिनिमम बता रहा हूं। तब तुमको ये बता पाता हूं जो तुमको पढ़ा रहा हूं। हर साल 5-10 किताब तो पूरी नहीं पढ़ी तो भी 5-10 किताब हर साल निगाह से गुजरती है। तो ये मैं जो तुमको पढ़ाता हूं ये 30-35 साल की मेरी पूंजी है जो हर साल मैंने सीखी है। इसीलिए इसको रातों रात कुकुर मुत्ते की तरह उगे टीचर जो रातों रात एथिक्स पढ़ा रहे हैं, लच्छेदार भाषा बोलते हैं, वो नहीं बता सकते इन कॉन्सेप्ट्स को। नहीं यकीन आए तो भारत की किसी कोचिंग का नोट्स देख लेना, मुझे दिखा देना जहां यौन शोषण को रोकने के लिए उसने तुमको समझाया हो कैसे वर्गीय हित की चेतना बनानी पड़ेगी, कहीं दिखा देना मुझे, दिखा दोगे पढ़ाना छोड़ दूंगा। सबको जानता हूं, पूरी इंडस्ट्री के हर टीचर को जानता हूं, सबकी काबिलियत से परिचित हूं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं और तुमको ये दिख रहा है कि तुम्हारी कोचिंग एक तो भारत की वैसे सबसे बड़ी कोचिंग में से है, उसके नोट्स में भी नहीं लिखा सत्यनिष्ठा कैसे बनती, फिर भी उसको समझा रहा हूं, तुम कह रहे हो 4 दिन चलेगा, तुमको कैसे पता किस तरह के सवाल आते हैं, कितने टेक्निकल सवाल आते हैं। इसलिए आप या तो फेथ रख के पढ़िए या आपको कोई दूसरी चीज पता है तो वहां से पढ़ लीजिए, कोई जरूरत थोड़े है। चलिए 30-35 साल से किताब पढ़ने के अलावा ज्यादा कुछ काम किया नहीं मैंने। तुम किसी विषय का नाम लोगे, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एथिक्स, लॉ, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सब मैंने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहली बात जो आपने सीखी कि सत्यनिष्ठा बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनका विचार में जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि सत्यनिष्ठा की शुरुआत होती है मनसा विचार से। तो जब तक हमारे विचार में संगतता नहीं आएगी, जब तक हमारे विचार में कुछ मूलभूत सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम सत्यनिष्ठ नहीं बन पाएंगे। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सवाल आपका पूछा गया है। पूछा गया कि आपने अपने आप को सत्यनिष्ठ बनाने के लिए क्या किया है। पूछा गया है कि सत्यनिष्ठा के रूप चलने में आजकल क्या कठिनाइयां हैं। उनका जवाब यहीं से दोगे कि अगर कोई विचार नैतिक ऐसा है नहीं जो मुझे समझा पाए कि इससे मेरी जिंदगी की भलाई होगी, उल्टा मुझे लगता है अनैतिकता से मेरी जिंदगी की भलाई होगी, तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ बनना बंद कर देते हैं। सवाल का उत्तर यहीं से निकलेगा। आइए दूसरा तरीका, तो मैं इसको और एक बार एलोबरेट करके लिख देता हूं। मनसा वाचा कर्मणा में मनसा का मतलब है विचार, विचार का यहां मतलब है दर्शन या नैतिक आदर्श। जैसे मान लो मैं इसकी जगह कह दूं भारत का संविधान। अगर किसी नागरिक को या सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को भरोसा हो जाए कि संविधान के पालन में हमारी भलाई है, संविधान से हमारी जिंदगी बेहतर होगी और संविधान के सत्य के प्रति निष्ठावान बन जाए तो सत्यनिष्ठ बन जाएगा। लेकिन अगर आप संविधान को सिर्फ पढ़ते हैं पॉलिटी की क्लास में, आपकी कोई निष्ठा संविधान में नहीं है, क्योंकि आप इस सवाल का जवाब नहीं पाते संविधान से कि हमारी जिंदगी बेहतर होगी, इससे हमारी जिंदगी का लक्ष्य पूरा होगा, तो फिर आप संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे भारत का संविधान, जैसे बौद्ध जैन जैसे दर्शन, जैसे इस्लाम हिंदू जैसे धर्म, जैसे मार्क्सवाद उदारवाद जैसी विचारधारा। आप पढ़ते ना कि मानव बौद्धिक प्राणी है, तो बौद्धिक प्राणी होने के नाते कोई विचार तो आप में होना चाहिए। अगर विचार नहीं आप में तो सत्यनिष्ठ बनना मुश्किल है। जैसे स्वार्थवाद, सुखवाद, कांत, गांधी का नैतिक दर्शन। कोई ऐसी बात जरूर होनी चाहिए, चाहे प्रबुद्ध स्वार्थवादी बन जाइए, चाहे आप परिष्कृत सुखवादी बन जाइए, चाहे आप गांधीवादी बन जाइए, चाहे आप पर्यावरणवादी बन जाइए, चाहे आप भारतीय संविधान के प्रतिष्ठावान बन जाइए। जो मैंने लिखा नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं पढ़ दे रहा हूं। भारत का संविधान, बौद्ध जैन जैसे दर्शन, इस्लाम हिंदू जैसे धर्म, मार्क्सवाद उदारवाद जैसी विचारधारा, स्वार्थवाद सुखवाद कांट गांधी का नैतिक दर्शन। कोई एक विचार मनसा में आपकी होना चाहिए और इस विचार के प्रति ये विचार क्या हो, ये इस प्रश्न का उत्तर दे कि इसको मानने में कैसे मेरी भलाई है।
आप किसी विचार को कब स्वीकार करते हैं? अगर विचार कहेगा तो हमको मानो, हम तुम्हारा नुकसान करेंगे, स्वीकार करोगे? नहीं। कब स्वीकार करोगे? इसको मानेंगे हमारा फायदा होगा। तो मुझे अगर इस सवाल का जवाब इनमें से किसी से मिल गया, बौद्ध दर्शन से मिल गया, मैं दलित हूं, किसको मानने में मेरा फायदा है, तो मैं बौद्ध धर्म के प्रति सत्यनिष्ठ बन जाऊंगा। अगर मैं पर्यावरण के आइडिया, पर्यावरणवाद से कन्विंस हो जाता हूं, पर्यावरणवाद से मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, दुनिया अच्छी हो जाएगी, तो मैं सत्यनिष्ठ बन जाऊंगा। अगर मैं संविधान से सवाल का जवाब ढूंढ लेता हूं, संविधान के पालन से, संविधान के अनुरूप विचार को अपनाने से मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो मैं सत्यनिष्ठ बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे किसी विचार पर आज तक मैंने सोचा ही नहीं है, ना ढूंढा है, तो सत्यनिष्ठ आप नहीं बनेंगे। इसका मतलब सत्यनिष्ठा की शुरुआत विचार से होगी। चलिए दूसरा आधार बताइए। पहला मैंने बता दिया, प्लेटो का आइडियल स्टेट काम नहीं करेगा, हालांकि प्लेटो एक दर्शन है। लेकिन आज के जो बड़े सवाल हैं, जिंदगी में लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी भलाई कैसे होगी, उन बातों का जवाब, आज के सवालों का जवाब प्लेटो बहुत हद तक नहीं दे सकता है। इसलिए मैंने कुछ वो बातें लिखी हैं जो आज दुनिया में अलग अलग वर्ग में स्वीकार है। जैसे आज भी कुछ लोग बौद्ध जैन तो हैं ही, प्लेटो के फॉलोअर नहीं आज दुनिया में। प्लेटोवादी कोई हो जो बौद्ध अनुयायी की तरह एक खास किस्म के जीवन को जी रहे हों, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लोग जो बौद्ध भिक्षु बन के मनसा वाचा कर्मणा, बौद्ध दर्शन को मानते हैं, मनसा हो गया, बौद्ध तरह की वाणी बोलते हैं, बौद्ध धर्म की किताबों की बात बोलते हैं, वाणी वाचा हो गया। अब बौद्ध जीवन शैली के या बौद्ध धर्म के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, कर्मणा हो गया। तो बौद्ध आपको मिलेंगे, आपको जैन भिक्षु आजकल कुछ मिलेंगे आपको जो मनसा वाचा कर्मणा में है। इस्लाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे आपको, मार्क्सवाद उदारवाद वाले लोग आपको मिलेंगे, स्वार्थवाद सुखवाद गांधी वाले लोग आपको कुछ मिलेंगे। तो मैंने वो विचार लिखे हैं जिनका अभी हम दुनिया में इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। वाचा मतलब होता है स्पीच, ठीक है। दूसरा बताइए जल्दी से, किस सवाल का जवाब इससे दोगे? सवाल का जवाब दोगे कि आप सत्यनिष्ठ अपने आप को कैसे बनाएंगे। या तो आपको किसी दर्शन का हवाला देना होगा, किसी विचार का हवाला देना होगा, समझाना होगा भारतीय संविधान में हमारी निष्ठा है, क्योंकि हम इस तरीके से समझते हैं कि संविधान हमारी भलाई में है। तो इसका मतलब एग्जामिनर को आपने समझा दिया कि जब आपको सत्यनिष्ठ बनने का औचित्य पता है, किसी को सत्यनिष्ठ क्यों बनना चाहिए बात पता है, तो आप जरूर इस पर प्रयास कर रहे होंगे कि अपने आप को सत्यनिष्ठ बनाएं। कोई जरूरी नहीं कि एक विचार पर ही चले। जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र अलग समय पैदा हुआ विचार है, 17वीं शताब्दी में पैदा हुआ। पंथ निरपेक्षतावाद 19वीं शताब्दी में पैदा हुआ। लेकिन आप लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता दोनों को साथ साथ मान सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में संगत हैं, टकराने वाले नहीं। क्या कहा था? दो विरोधी विचार मत मानना। लेकिन लोकतंत्र पंथ निरपेक्षता अलग अलग विचार होते हुए विरोधी नहीं है, संगत है। तो तुम एक विचार को मानो या एक से ज्यादा संगत विचार को मानो, दोनों दशाओं में तुम सत्यनिष्ठ रहोगे। चलिए दूसरा बताइए, सत्यनिष्ठा के निर्माण का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बताइए, आसान बात है, बताइए। सारा पीडब्ल्यू किताब खोल के देख के बता दो मुझे, और जिसके पास जो जो गाइड हो देख के बता दो। कैसे संजना? बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कैसे? संवेदनशीलता के विकास से कैसे? मैं समझना चाहता हूं कि बात तुमने रटी नहीं है, समझिए, मुझे समझाओ, तुम बात ठीक कह रही हो। नम्रता चौहान, अटूट विश्वास कोई बात नहीं होती, परिभाषा है सत्यनिष्ठा की। मैं परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं बनेगी कैसे सत्यनिष्ठा। जैसे बताया, किसी विचार के द्वारा इस सवाल का जवाब मिलने से सत्यनिष्ठा बनेगी, किस विचार से हमारी भलाई हो जाएगी। जिस मोमेंट हम समझ लेते हैं कि विचार हमारी जिंदगी को अच्छा बनाएगा, हमारी भलाई हो जाएगी, उस मोमेंट हम उस विचार के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं। दर्शन वाली बात बता चुका हूं रोहित, उसको दोबारा रिपीट मत करो। अच्छे जीवन की संकल्पना बता चुका हूं सुप्रिया गौतम कि अच्छे जीवन की संकल्पना भी एक विचार है। अगर मैं किसी विचार से कन्विंस हो जाता हूं कि ये विचार मेरे जीवन को अच्छा बना देगा, तो मैं सत्यनिष्ठ हो जाता हूं। वैचारिक आधार है, उससे अलग नहीं है। वो मैंने लिख दिया है कि 4-5 सवाल हैं जिनके जवाब से हम सत्यनिष्ठ बन सकते हैं। अच्छा ठीक है, करुणा सम्मान हो जिसमें हो, उसमें सेवा भाव पैदा होता है, इससे सत्यनिष्ठा का क्या संबंध? सेवा भाव तक तुमने पहुंचा दिया, ये बहुत अच्छा लिखा तुमने। अमन, ये कोई जवाब नहीं कि उसको अंदर अपने अंदर आत्मसात करके, आत्मसात कैसे करोगे? कुछ तो बताओ, कोई इंजेक्शन तो है नहीं लगा दोगे? जैसे मैंने पहले वाले में बताया कि भाई एक इंसान अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, अगर हम कोई दर्शन या विचार से उसको कन्विंस कर दें कि ये वाला विचार तुम्हारी जिंदगी को अच्छा कर देगा, तो आदमी उस विचार के प्रति आस्थावान बन जाएगा, उसका पालन करना शुरू कर देगा, उससे सत्यनिष्ठ बन जाएगा। सोनाली, अब विचार को छोड़ दो, विचार पर हम लोग बात कर चुके हैं। मैंने कहा दूसरा तरीका बताओ। संजना ने एक उत्तर दिया जो इन्होंने कंप्लीट आर्गुमेंट बनाया, ये आर्गुमेंट इनका ठीक है। इनके अलावा किसी और ने सवाल का आंसर नहीं दिया। सुखवाद से सत्यनिष्ठ बन सकते हो मोहिनी, वो विचारधारा में आ जाएगा। पहला वाला बात हमने बता दिया कि परिष्कृत सुखवादी आप बन जाइए, चेतना की आपकी परिष्करण हो जाए, उससे आप सत्यनिष्ठ बन सकते हैं। सही बात है, लेकिन वो रवि मौर्य, डर से तो नहीं, डर के आगे तो जीत है, डर से सत्यनिष्ठ नहीं बन पाओगे। सुखवादी विचारधारा है, सुखवाद से तो लोग बात कर चुके हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन, शोषण मुक्ति, भ्रष्टाचार उन्मूलन ही तब होगा सनी जब पहले सत्यनिष्ठ लोग बन जाएंगे। तो तुम भ्रष्टाचार उन्मूलन से सत्यनिष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उल्टा है, सत्यनिष्ठ बनने के बाद ही भ्रष्टाचार खत्म होगा। ईमानदारी और नैतिक कर्तव्यनिष्ठा से, ये तो एक बात ऐसी हो गई कि मैं आपसे पूछूं कि चावल कब पकता है, आपका जब उबलता है तब पक जाता है। अरे भाई, सवाल ही यही है। आपको बताना ही पड़ेगा कि पहले हम चावल खानी मिलेंगे, फिर आग जलानी पड़ेगी, आग जलाएंगे तो उबलेगा, उबलेगा तो पक जाएगा।
सिवाय संजना परमार के सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। ठीक है, देखो यह है मनुष्य, है ना, ये मनुष्य है। इस मनुष्य में कितने संकाय हैं? आपको पढ़ाया था 2 प्रमुख संकाय हैं। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। अब अगर आप बौद्धिक प्राणी बन जाइए, अब बौद्धिक प्राणी बन के कोई विचार ढूंढिए पहले जिंदगी का कि ये वाला विचार इसको मुझे अपनाना है, तो उससे आप सत्यनिष्ठ बन जाएंगे। इस बौद्धिक प्राणी के कारण इसका क्या हो सकता है? विचारधारा में निष्ठा, और विचारधारा में निष्ठा से ये क्या बन सकता है? सत्यनिष्ठ। कभी हाइना, चीता और शेर को आपने सत्यनिष्ठ बनते देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यनिष्ठ बनता है आदमी नैतिक आदर्श के प्रति निष्ठावान होकर, और नैतिक आदर्शों का संबंध नैतिक विचारधाराओं से है। नैतिक विचारधाराओं को केवल बौद्धिक आदमी समझ सकता है। अगर आप मनुष्य होते हुए बौद्धिकता का प्रयोग ही नहीं करते, आपके दिमाग में बौद्धिक सवाल ही नहीं, तो आप सत्यनिष्ठ नहीं बन सकते। इस तरह बौद्धिक प्राणी होने के नाते अगर आप क्या करें, कोई विचारधारा ढूंढें, विचारधारा के प्रति निष्ठा बनाएं, तो आप सत्यनिष्ठ बनेंगे। दूसरा मनुष्य क्या है? दूसरा मनुष्य है संवेगात्मक प्राणी है। कैसा है? भावनात्मक प्राणी है। प्रेम करता है, घृणा भी करता है, क्रोध भी करता है। ये सब क्या है? संवेदना। हमारे पास तमाम तरह की विकसित संवेदना है। तो बौद्धिकता के विकास से सत्यनिष्ठ बनाया जा सकता है तुमको। और दूसरा तरीका क्या है? यही जो संवेगात्मक प्राणी है, इसी का क्या कर देंगे, इसी संवेदनशीलता का अगर क्या कर देंगे विकास, तो होगा क्या? देखना, संवेदनशीलता का विकास करने पर हमारे अंदर पैदा होती है करुणा, और करुणा से आता है हमारे अंदर परार्थ। परार्थ समझते हो? परार्थ का मतलब दूसरे के लिए काम करना, जो पीड़ा में उनके लिए काम करना। अब बताओ सत्यनिष्ठा में बाधा क्या थी? क्या देखा था? लोकहित और अपना हित टकराया और हमने लोकहित को छोड़ दिया, तो आप सत्यनिष्ठ नहीं रह गए थे। कहा था सत्यनिष्ठ आदमी वो होता है जो लोकहित और स्वहित टकराए तो स्वहित को छोड़ दे, लोकहित को ना छोड़े। ठीक है ना? तो लोकहित को कौन नहीं छोड़ेगा? वो आदमी लोकहित को नहीं छोड़ेगा जो जनता की पीड़ा से पीड़ित हो जाता है। वो अपने हित के सामने लोकहित को कभी नहीं छोड़ेगा, लोकहित के लिए सदैव अडिग रहेगा, क्योंकि उसके अंदर करुणा है। तो ये जो परार्थवाद आता है, इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति परार्थी बनने पर अपने स्वार्थ को नियंत्रित करता है या उसका त्याग करता है। ठीक है? व्यक्ति परार्थी बनने पर स्वार्थ को नियंत्रित करता है या उसका त्याग करता है। इससे क्या होता है? तो उसके आगे लिखना, इससे स्वहित और परहित या लोकहित में होने वाला टकराव क्या होता है? समाप्त होता है। तो क्या हुआ? ऐसे में दो विरोधी हित ना होने से सत्यनिष्ठा बनती है। तो या तो आप परहित को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा नैतिक सिद्धांत जो कहते हैं परहित को छोड़ देने पे केवल स्वार्थी बनने से आप सत्यनिष्ठ बन जाएंगे, तो सत्यनिष्ठा बन जाएंगे। या फिर आप स्वहित को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि दो विरोधी हितों का होना सत्यनिष्ठा नहीं है। कहा था ना, दो नावों की सवारी आप नहीं कर सकते। लेकिन कई बार हम अपने स्वहित के साथ साथ परहित भी करना चाहते हैं, और दोनों में टकराव जब हो जाता है तो परहित ही छोड़ देते हैं। और खासतौर पर कब? जब सिविल सेवा में है, जब किसी सेवा की नैतिकता वाली जगह पर है। तो एक तरीका है कि मनुष्य के बौद्धिक पक्ष के साथ साथ उसके संवेदनशीलता वाले पक्ष को भी विकसित कर दिया जाए। तो दो तरह के लोग सत्यनिष्ठ बन सकते हैं। एक जो ज्यादा संवेदनशील है, आगे पढ़ाएंगे टॉपिक, इस टॉपिक को कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा, वो सत्यनिष्ठ बन सकते हैं। या जो लोग बहुत वैचारिक और बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत हैं, वो सत्यनिष्ठ बन सकते हैं। या तो आपका विचारधारा के प्रति बहुत कमिटमेंट है, तब आप सत्यनिष्ठ होंगे, या फिर आप में संवेदनशीलता ज्यादा है, तब आप सत्यनिष्ठ होंगे। ठीक है? इस तरीके से सत्यनिष्ठा के विकास का दूसरा तरीका मानव के व्यक्तित्व में मौजूद संवेग या भावना है। भावनाओं का विकास करके आप लोगों को सत्यनिष्ठ बना सकते हैं, और वैचारिक आधार पर सवाल का जवाब देके कि कैसे इस विचार को मानने में तुम्हारी भलाई है, इसी से दुनिया अच्छी होगी, इसी से तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, सब कुछ इसी से अच्छा होगा, ऐसा कन्विंस करके भी आप लोगों को सत्यनिष्ठ बना सकते हैं। समझ आई? तीसरा तरीका बताओ। चलो भाई, दूसरा हो गया। इस दूसरे तरीके के आगे मैं लिख दे रहा हूं इमोशनल इंटेलिजेंस, EI से सत्यनिष्ठा। पहले वाले में विचारधारा से सत्यनिष्ठा, दूसरे वाले में तीसरा बताइए। तीसरा बताइए।
जल्दी बताइए तीसरा तरीका। बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत क्या होता है? अब जो आप संजना बता रही हैं इसका मतलब आपने मेरा लेक्चर पहले से सुना हुआ है, क्योंकि ये सब मेरे अलावा कोई नहीं बताता है। इसे साफ पता चल रहा है कि आपने ये लेक्चर पहले से सुना हुआ है। अभी तक तो ये बात चल सकती थी कि आप इसको अपने से बता रही हैं, लेकिन जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया ना बाह्य स्रोत, वैसे मैं समझ गया कि आप पहले किसी बैच में मेरा लेक्चर सुन चुकी हैं या इस क्लास को कहीं से देख चुकी हैं, क्योंकि लंबे समय से पढ़ाने पर मुझे पता है कि मेरे शब्द हैं ये जो आप दोहरा रही हैं। तो आपने उत्तर तो ठीक दिया है, लेकिन ये मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता है। सुजीत, सत्यनिष्ठा क्या प्रक्रिया है, कैसे चलती है, ये सवाल नहीं है। बनती कैसे है सत्यनिष्ठा? मैं तुमसे पूछूं मकान बनता कैसे है, तुम जवाब दो कि मकान बनना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अरे मकान कैसे बनता है इसका जवाब ये होगा भाई ईंट लगाओ, पत्थर लगाओ, सीमेंट ले आओ, रेत ले आओ, तार सरिया ले आओ, किसी मिस्त्री को बुलाओ, ईंट को जोड़ेगा, मकान बनेगा। मकान ऐसे बनता है। तुम क्या जवाब दे रहे हो? पूछा जा रहा सवाल मकान बनता कैसे है और तुम कह रहे हो मकान बनना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मैं सवाल पूछता कि मकान एक दिन में बन जाता है या लगातार चलने से बनता है, तब तुम्हारा सवाल का उत्तर सही होता। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने संकल्प बैच 2O में पढ़ा है, तो वो जैसे इन्होंने बताया ना ये बाह्य स्रोत शब्द का इस्तेमाल किया, पहले मुझे लगा कि शायद संवेदनशीलता वाली बात पीडब्ल्यू में लिखी होगी, कहीं वहां से इन्होंने बताया होगा, लेकिन बाह्य स्रोत बोलने पर मैं समझ गया। कोमल भतीजा, अभी उसको छोड़ो, इंपार्शियलिटी का हिंदी क्या है जो पढ़ा रहा हूं उस पर बात करो। बताइए जल्दी, और कोई बताइए भाई। एक मेरे साथी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा था, आप भी पढ़िएगा। हरकारा नाम का एक हिंदी में पोर्टल है, हरकारा। उस पर कई बार ऐसी खबरें आती हैं जिससे आपको निबंध के लिए या एथिक्स के लिए कुछ मसाला मिलेगा, तो आप देखिएगा उसको। संजना, चूंकि मैंने तुमसे कहा कि मैं इस इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत पहले से हूँ और 99% टीचर्स को मैं जानता हूँ, उनका बैकग्राउंड, वो कहाँ से हैं, सब लोग करीब करीब दोस्त ही हैं हम लोग। हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाला तो कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो मुझे ना जानता हो, जिसको मैं ना जानता हूँ। पढ़ा रहे टीचर्स में सबसे सीनियर लोगों में हम लोग हैं, तो इसलिए ना मुझे सब पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ा सकता है कौन, क्या नहीं पढ़ा सकता कौन। इसलिए मुझे इसको परखने में समय नहीं लगता है कि उसका स्रोत क्या है, विषय निष्ठा से नहीं। राज, पहले सत्यनिष्ठा को पूरा कीजिए, फिर एक बार हमसे सवाल इस पर हम लोग करेंगे। सत्यनिष्ठा ना होना, ये आज पटेल सत्यनिष्ठा बनाने का तरीका कैसे हो सकता है? दबाव से। कैसे दबाव से? देखिए, सत्यनिष्ठ बनाने का तीसरा तरीका है, पता है, तो हरकारा नाम का एक पोर्टल है। उस हरकारा नाम के पोर्टल पर आपको बहुत सारी काम की जानकारी मिलेगी। वो दिल्ली में ही ब्यूरोक्रेट हैं, वो अब तो दोस्त भी हैं लेकिन मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, मैंने उनको पढ़ाया है, दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है। तो उन्होंने मुझे भेजा था कि हरकारा देखिएगा सर, ये अच्छा लिखते हैं ये लोग, मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। हरकारा हिंदी खबरें हम और आप, ओपन सबस्टैक.com, सबस्टैक.com। हाँ, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट एक साल हम लोगों ने साथ साथ 50-50% सिलेबस पढ़ाया है 2010-11 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से वही पढ़े हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाया उन्होंने। हमारी मुलाकात कम होती है लेकिन एक समय हम लोग बहुत मिलते थे। नहीं, देखिए तीसरी बात समझिए। तीसरा जो तरीका है वो है सतत मूल्यांकन, न्याय, निष्पक्षता और मूल्यांकन के आधार पर हकदारी। अब चूंकि संजना ने देख रखा लेक्चर से मैंने थोड़ा बात को बदल दिया, उसी बात को अलग तरीके से कहा है जिससे इनको भी एक नई बात पता चल जाए। दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भाई, ठीक है। सतत मूल्यांकन, निष्पक्षता, न्याय और मूल्यांकन के आधार पर हकदारी। मान लीजिए इसी को बाह्य दबाव कहते हैं।
सपोज कीजिए कि आप रोज क्लास के बाद मेरी रेटिंग करें और रेटिंग के आधार पर पीडब्ल्यू ये तय करे कि मुझे आगे पढ़वाना है कि नहीं पढ़वाना है। लेकिन विद्यार्थी जो रेटिंग करें वो जाति धर्म से ऊपर उठकर निष्पक्ष मूल्यांकन करके रेटिंग करें, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए दबाव पैदा हो जाएगा कि चूंकि मेरी रेटिंग विद्यार्थी करते हैं, विद्यार्थी निष्पक्ष हैं, वो अपना भला बुरा समझते हैं और मेरा सही मूल्यांकन करके जो रेटिंग मुझे मिलनी चाहिए वो रेटिंग मुझे देते हैं, तो मैं क्या करूंगा? ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या पता चल गया कि मेरा मूल्यांकन हो रहा है। लेकिन आप एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें कह दीजिए कि मेरे ही रिश्तेदार कोचिंग के ओनर्स हैं, मुझे कोचिंग से कोई नहीं हटा पाएगा, अच्छा पढ़ाऊं खराब पढ़ाऊं मुझे खूब पैसा मिलता रहेगा, तो मैं पढ़ाने के प्रति निष्ठावान क्यों रहूंगा? जब कोचिंग मेरी, कोचिंग मेरे रिश्तेदारों की, मेरी नौकरी पर कोई खतरा नहीं, तो मैं अच्छा क्यों पढ़ाऊंगा? क्यों जोर लगाऊंगा? क्यों निष्ठावान रहूंगा अच्छा पढ़ाने के प्रति? इसका तीसरा तरीका सत्निष्ठ बनाने का क्या है? ब्यूरोक्रेट्स को सत्निष्ठ बनाना है तो ब्यूरोक्रेट्स का रिपोर्ट कार्ड बनाइए, रेटिंग उनकी कीजिए और उनका जो रिपोर्ट कार्ड बनाइए निष्पक्ष बनाइए। ऐसा नहीं कि बॉस उनसे नाराज हो गया इसलिए उनको नंबर काट दिया, उनका मंत्री उनसे नाराज हो गया इसलिए उनको खराब रेटिंग दे दी। अरे जनता के लिए सेवा करते, जनता से रेटिंग करवाइए। जब आप ऐसा करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स का निरंतर मूल्यांकन होगा, सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का निरंतर मूल्यांकन होगा, तो वो इस मूल्यांकन के कारण क्या रहेंगे? दबाव में रहेंगे कि हम आदर्शों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम जिस सेवा में हैं उसके आदर्श को छोड़ने पर हमको नुकसान होगा। परिणाम स्वरूप इस तरह का दबाव मूल्यांकन का उनको क्या करता है? किसी नैतिक आदर्श के प्रति, जो संस्था का नैतिक आदर्श में काम कर रहे हैं उसके प्रति क्या करता है? उनको सत्यनिष्ठ बनाए रखता है। इस तरीके से तीन तरीके हैं सत्यनिष्ठा के बनाने के: एक लगातार मूल्यांकन, मूल्यांकन के आधार पर हकदारी, एक संवेदनशीलता का विकास, और एक किसी विचार के प्रति निष्ठा, जो विचार मुझे समझा दे इससे आपका फायदा होगा। तो चलिए अब हमने सीख लिया सत्यनिष्ठा कैसे बनती है। अब जरा देखेंगे कि सत्यनिष्ठा, आपने चार बातें सीखी, सत्यनिष्ठा क्या होती है, सत्यनिष्ठा के मायने को कई तरीके से समझ लिया, कई परिभाषाएं सीखी सत्यनिष्ठा की। एक सीखा किसी नैतिक आदर्श या सत्य के प्रति अटूट निष्ठा रखना, अडिग निष्ठा रखना, समझौते से इंकार करना, मतलब किसी नैतिक आदर्श के संदर्भ में समझौते से इंकार करना, समझौतावादी ना होना। तीसरा, दो विरोधी हित ना रखना। चौथा, किसी संस्था में काम करते समय संस्था के कर्तव्य और हित को सर्वोच्चता देना। पांचवां, किसी संस्था में सेवा की नैतिकता के लिए काम करते समय लोकहित और स्वहित में टकराव हो तो लोकहित को महत्व देना, स्वहित को छोड़ देना। छठा, दो विरोधी हित एक साथ ना रखना। ऐसे 5-6 परिभाषाएं सत्यनिष्ठा की आपको सिखाई। फिर सत्यनिष्ठा के प्रकार बताए कि कैसे बौद्धिक सत्यनिष्ठा, नैतिक सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, इसके अलग अलग 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। फिर सत्यनिष्ठा के कुछ उदाहरण दिए दोनों तरह के, जिसमें लोगों ने सत्यनिष्ठा का उल्लंघन किया, वो भी सत्यनिष्ठ लोग जो हैं उनका भी। और फिर हमने पढ़ा कि सत्यनिष्ठा बनती कैसे है। अब समझेंगे सत्यनिष्ठा के लाभ और आजकल सत्यनिष्ठा के सम्मुख मौजूद चुनौतियां। क्या चुनौतियां हैं जिनसे किसी व्यक्ति को सत्यनिष्ठ बनाया जा सकता है? तीसरा तरीका जो दीपक ने पूछा, इसका उदाहरण दीजिए। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यूरोप में संस्थाओं में कार्यरत लोगों का मूल्यांकन के आधार पर क्या करना, प्रमोशन। पूरे यूरोप में क्या है, आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं, मंत्री के चाहने से नहीं, मुख्यमंत्री के चाहने से नहीं, मतलब मुख्यमंत्री तो होता नहीं, अलग अलग नाम है, उनके चाहने से आपका प्रमोशन नहीं होगा, उनके चाहने से आपको पद नहीं मिलेगा। पद इससे मिलेगा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड सर्विस का क्या है। इससे यूरोप में ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस सेवा में क्या पाई जाती है? सत्यनिष्ठा। लोग नियमों के प्रति निष्ठावान होते हैं क्योंकि उनको पता होता है सबका मूल्यांकन हो रहा है। चलिए अब जो बात हमने कही, अगली बात हम देखने जा रहे हैं सत्यनिष्ठा के संदर्भ में चुनौतियां, समस्याएं। जो सत्यनिष्ठा का पहला तरीका मैंने पढ़ाया था, आज उसको पिछले बैच में ऐसा नहीं पढ़ाया था, इसलिए खजाना देखने के बावजूद विचारधारा वाला उत्तर जैसे मैंने बताया वो नहीं बन पाया। लेकिन दूसरा तरीका और तीसरा तरीका मैंने कुछ वैसा पढ़ाया जैसे पिछले बैच में पढ़ाया था, थोड़ा अंतर किया तीसरे तरीके में, तो उसका उत्तर बन गया। इससे भी पता चल जाता है कि आप मेरा लेक्चर देख के आए हैं कि नहीं। अगर पहला तरीका भी आप बता देते तो शायद मुझे उतना डाउट ना होता। जैसे मैंने पहला तरीका बदला, आप नहीं बता पाए। चलिए खैर, क्या क्या समस्या है सत्यनिष्ठा के अनुरूप चलने में, बताइए। आप बताएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा क्यों सत्यनिष्ठा कमजोर। इसका मतलब है क्यों लोग सत्यनिष्ठ नहीं बन रहे हैं, क्यों सत्यनिष्ठा कमजोर हो रही है।
इसको मैंने पहले की क्लासेस में बता रखा है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप इस सवाल का उत्तर दे देंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी इसका उत्तर नहीं है, वो तो आप बहुत एक्सट्रीम में चले गए, मार्क्सवादी आइडिया में चले गए, उसके अलावा कोई बताइए। क्योंकि विषय निष्ठता नहीं। ये विषय निष्ठता क्या होती है भाई? क्यों बार बार विषय निष्ठता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो सोनाली? इससे क्या पता चलता है? तनिष्क गुप्ता जी फाइनली अवतार लिए, बहुत देर से नहीं दिख रहे थे। शहीद को दबाना पड़ेगा। नहीं, वो दबाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो तो मैंने नहीं पूछा। ये तो समस्या का मतलब नहीं है, करना क्या पड़ेगा नहीं है, क्यों समस्या? संवेगों का अभाव होने के कारण, पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन, अवसरवादिता, विभाजित निष्ठा। विभाजित निष्ठा वाली बात सही नहीं है कावेरी, लेकिन अवसरवादिता पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन तो ठीक है, क्योंकि विभाजित निष्ठा तो वैसे ही सत्यनिष्ठा का अब उल्टा है, तो उसका एक तरीके से उल्टा मायने हो गया, उसका कारण नहीं। हाँ, अगर आप कुछ विभाजित निष्ठा को अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं शायद कारण बन जाए, क्योंकि सभी लोग अपना प्रॉफिट चाहते हैं। पापा कुमार का कहना है कि शहीद को महत्व और नैतिक होना, पक्षपात करना, क्योंकि कई लोग सत्यनिष्ठ होने में अपना फायदा नहीं समझते, वो नहीं जानते कि क्या गलत क्या सही है। अच्छा, नैतिकता की समझ ना होना, चलिए इस पर आपने कुछ जवाब तो दिया। जागरूकता की कमी होना, अपरिष्कृत चेतना, शारीरिक सुख, ठीक है। कुछ सवाल जो आपने, कुछ जवाब जो दिए उनसे मैं एक सूची ऐसी बना देता हूं। देखो, जो पढ़ाया है पहले से शुरू करते हैं। आपने पढ़ा था, एक सवाल आया यूपीएससी में, उसी से बात करते हैं। क्या सवाल था? सद जीवन की संकीर्ण अवधारणा सारी नैतिक समस्याओं का मूल कारण है। सत मतलब अच्छा, अच्छे जिंदगी की संकीर्ण संकल्पना सारी नैतिक समस्याओं का मूल कारण है। नैतिक समस्याओं में सत्यनिष्ठा की कमी भी शामिल हो जाएगा। इसका यूपीएससी खुद कह रहा है अपने सवाल में कि अच्छे जिंदगी की अवधारणा संकीर्ण हो रही है तो लोग सत्यनिष्ठ नहीं बन रहे हैं। इसलिए हम इसको वहीं से यूपीएससी के सवाल से उठा लेंगे और कहेंगे ये कारण है। क्या कारण है? सद जीवन की अवधारणा का संकीर्ण होना। अच्छे जिंदगी की अवधारणा संकीर्ण होती जाए तो लोग सत्यनिष्ठ नहीं बनेंगे। अभी क्या संकीर्ण अवधारणा है? आपको बताया था, जैसे संकीर्ण स्वार्थवाद, जिसमें एक इंसान ये समझ नहीं पा रहा है कि वो कालिदास है, जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है, जिस दुनिया में रह रहा उसी को खराब कर रहा है, जिस संस्था में काम कर रहा उसी को नष्ट कर रहा है, और संस्था ही नष्ट हो गई तो उसकी भलाई नहीं है। आप स्कूल डिपार्टमेंट में हैं, शिक्षा विभाग में, उसके बड़े अधिकारी हैं, अब घूस ले लेके आप शिक्षा विभाग में खराब लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। अगली जनरेशन में जब आपका बेटा उसी स्कूल में पढ़ने जाएगा, उस तरह के स्कूल में पढ़ने जाएगा, उसकी शिक्षा की क्वालिटी खराब होगी। आपके बेटे का बेटा जब पढ़ने जाएगा तो आपके कर्मों का फल तब तक अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर चुका होगा, उसके समय तक शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो मैंने क्या किया? अपने अल्पकालिक लाभ के लिए शिक्षा विभाग में घूस ले लेके लोगों की नियुक्ति कर दी। गैर काबिल लोग शिक्षा डिपार्टमेंट में भर गए। अब जब मेरे बेटे का बेटा पढ़ने आया तो वही गैर काबिल लोग उसको पढ़ाएंगे तो किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, बाजार में उसके पास कोई क्षमता नहीं बनने देंगे। तो जब आप क्या करते हैं? अनैतिकता का प्रयोग करते हैं और नहीं समझ पाते कि अनैतिकता बुमरैंग की तरह लौट के आपके सगे संबंधियों को भी हिट करेगी, तो आप सत्यनिष्ठ नहीं बनते हैं, क्योंकि आपके पास ये समझ नहीं है कि आपको व्यापक अवधारणा अच्छे जीवन की अपनानी चाहिए। तो संकीर्ण स्वार्थवाद, ऐसे क्या बताया था? स्थूल सुखवाद। आप मान बैठे हैं कि जिंदगी में केवल वस्तुओं के उपभोग से सुख मिलेगा और वस्तुओं का उपभोग करने के लिए हमारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, और ज्यादा पैसा होने के लिए हमको सत्यनिष्ठ बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा भ्रष्टाचारी बनने की जरूरत है। तो अगर आप स्थूल सुखवादी हो गए, आपने सुख का डोमेन क्या कर लिया? छोटा कर लिया। जैसे शराब पीने वाला आदमी, उसको केवल इतना ही समझ में आता है कि शराब से बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। उसकी निगाह में जो शराबी नहीं है वो सब सुखी है ही नहीं। अब मान लीजिए मैं शराब नहीं पीता, कुछ और लोग शराब नहीं पीते, तो हम तो मानते हैं शराब ना पी के हमने अच्छा किया, हम उस लत में नहीं फंसे। लेकिन शराबी इंसान क्या समझता है? क्या शराब से बढ़िया सुख कुछ ही नहीं। शाम होते ही उसके गले में खुजली होने लगती है, जब तक 3 पेग जाता नहीं है तब तक उसको सुख नहीं मिलता है। तो शराबी इंसान ने क्या किया? अपने सुख का दायरा छोटा कर लिया। अब केवल शराब पीने की लत को पूरा करने से सुखी होता है। बीवी बच्चों के साथ बैठने का, टीवी देखने का, ओटीटी कंटेंट देखने का, पिकनिक पे जाने का, समाज में लोगों से मिलने जुलने का, उसके सारे सुख खत्म हो चुके हैं, क्योंकि शाम को तो पी के टुल रहता है, समाज में कब जाएगा? पीने के बाद बीवी बच्चों से क्या देखेगा? कुछ नहीं। तो उसकी सुख की अवधारणा क्या होगी? छोटी होगी। ऐसे ही भ्रष्टाचारी आदमी, जिसको शराब की तरह रुपए की लत लग गई है, अब उसको जब तक वो कागज का टुकड़ा हाथ में नहीं आता तब तक उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आता, जैसे शराबी व्यक्ति की जिंदगी में नहीं आता। तो एक कारण ये सज्जीवन की अवधारणा का संकीर्ण होना। दूसरा कारण कैसे? में संकीर्ण स्वार्थवाद और स्थूल सुखवाद को जोड़ लिया। दूसरा चेतना का परिष्करण ना होना, क्योंकि उसके समाज संस्कृति में क्या विद्यमान हो? रूढ़ियां विद्यमान हो। एक उदाहरण दिया था ना कि अगर मेरे भाई बहन माता पिता सब जेब कतरे होते और मैं जेब कतरों के एक मोहल्ले में रह रहा होता,
तो मेरी चेतना में भी जेब कतरा बनने के अलावा और कोई बात शामिल ना होती। जब मैं जेब कतरा बन जाता तो एथिक्स कैसे पढ़ाता? आज मैं एथिक्स पढ़ाता हूं तो मैं जानता हूं कि जेब कतरा ना बनना ठीक था, लेकिन जब मेरा पूरा वातावरण परिवेश ही वही रहा होता, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं एथिक्स का टीचर भी बन सकता था। मैं तो जेब काट के रोज शाम में खुश रहता कि आज 2000 मिला, आज 5000 मिला। तो मेरी चेतना का कोई परिष्करण ना हो पाता कि जेब काटने से अलग भी कोई दुनिया है। ऐसे बहुत लोगों ने अपनी दुनिया ऐसी बना रखी है, वो रूढ़ियों में जकड़ गए, और रूढ़ियों में जकड़ जाने पर वो समझ रहे हैं कि वही जिंदगी है, इसलिए उनकी चेतना का सारा विकास रुक गया है। अब चेतना का विकास रुक गया तो मनसा जो आपको नैतिक आदर्श के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, कहाँ हो पाएंगे? तो वो समाज जो रूढ़िवादी होता है, जो कुरीति वाला होता है, वो नैतिक आदर्श के प्रति निष्ठा कैसे बनने देगा? क्योंकि कुरीतियां तो अनैतिकता में आपकी निष्ठा बना के बैठी हुई। तो समाज में कुरीति ज्यादा होगी तो फिर आप कुरीति के प्रति निष्ठावान होंगे, और सत्यनिष्ठा में तो आपको नैतिक आदर्श के प्रति निष्ठावान होना होता है। कुरीति के प्रति निष्ठावान होने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, सोनिया शर्मा देखिए सहमत है, कह रही हाँ ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है? रूढ़िवादी समाजों में, कुरीति वाले समाज में चूंकि नैतिक आदर्श की ट्रेनिंग हमको नहीं दी जाती है, इसलिए लोग सत्यनिष्ठ नहीं बनते। तीसरा कारण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास ना होना। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, गणित तो बहुत बढ़िया लगाते हैं, रीजनिंग का सवाल हल कर देते हैं, लेकिन इमोशन की पजल नहीं सुलझा पाते। गर्लफ्रेंड कैसे संभालें, बॉयफ्रेंड कैसे संभालें, रिश्ते कैसे संभालें, आपको नहीं आता है। दोस्त बनते हैं, टूट जाते हैं। आपके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी है, और जब भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम होती है तो आपके संवेदनशील पक्ष का विकास नहीं हो पाता, उसका विकास ना होने पर आप सत्यनिष्ठ नहीं बन पाते। क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्य रिश्तों को संभालने, जो लोग पीड़ा में हैं उनकी मदद करने, इनसे जुड़े होते हैं, और वहां आप में ये सब सक्षमता नहीं होती। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास अगर नहीं होगा, लिखा मैंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास ना होना, तो आप में क्या नहीं होगा? इसका विकास नहीं होगा तो आप में क्या नहीं होगी? संवेदनशीलता तथा करुणा नहीं, और ये नहीं तो आपने देखा था क्या नहीं होगा? परार्थवाद नहीं, और क्या नहीं? कर्तव्य पालन की क्षमता नहीं। चौथा कारण हमारी संस्थाओं में जातिवाद, भाई भतीजावाद, संप्रदायवाद का होना। हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें भाई भतीजावाद चलता है, संस्थाओं में जातिवाद घुस गया है, संस्थाओं में संप्रदायवाद घुस गया है। अब एक आईएएस अधिकारी आईएएस बनने के बाद कांवड़ यात्रा का इंतजाम करेगा, कुंभ मेला लगवाएगा, रामनवमी का जुलूस निकलवाएगा, जब यही करता रहेगा पूरे समय, तो सेकुलर राज्य के प्रति निष्ठावान कब बनेगा? सारा काम तो धर्म का कर रहा है। ठीक इसी तरीके से संस्थाओं में भाई भतीजावाद आ जाए, अपने भतीजे को प्रमोट करूंगा, भाई को प्रमोट करूंगा, बेटे को प्रमोट करूंगा। जुडिशरी में सारे जजेस के बेटे ही वकील हैं, वही आगे चल के जज बन जाएंगे। 3 पीढ़ी से वही लोग जज बने चले आ रहे हैं। भारत की पूरी जुडिशरी पर कुछ परिवारों ने क्या कर रखा है? कब्जा। 100 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने भारत की जुडिशरी को कंट्रोल कर रखा है। 3-4 हजार परिवार ऐसे हैं जो भारत की पूरी लोकसभा को पिछले 30 साल से कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। उन्हीं परिवारों से पहले बेटा सांसद, बाप सांसद, फिर बेटा सांसद, पहले बाप मुख्यमंत्री, फिर बेटा मुख्यमंत्री। अगली पीढ़ी तैयार कर रहा है। कहीं में तो पत्नी भी सांसद, पति भी सांसद, भाई भी सांसद, चचेरे भाई भी सांसद, चाचा भी सांसद, पूरा खानदान ही संसद में। क्या है? भाई भतीजावाद। एक पॉलिटिकल पार्टी के पास वोट बैंक है, उसने उस वोट बैंक का फायदा उठा के क्या किया? परिवार में रेवड़ी की तरह टिकट बांट दिया, सबको, किसी को विधानसभा पहुंचा दिया, किसी को संसद पहुंचा दिया, पूरा परिवार बैठ के मलाई काट रहा है। तो अगर आप ये करेंगे तो सत्यनिष्ठा नहीं बनेगी। सत्यनिष्ठा में नैतिक आदर्श की प्रतिष्ठावान होना होता है, लेकिन यहां तो आप पा रहे हैं कि उच्चतम संस्थाओं में ही नैतिक आदर्श नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 5वां कारण, किससे अपनी मेंटेलिटी मैच करवाना चाहती हो कंचन? एक होता है टैरो कार्ड मैच करने वाला, रीडर होता है टैरो कार्ड रीडर, कुंडली मिलाने वाला होता है। वो कुंडली मिला के बताता है कि 36 गुण आपके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कितने मिले। तो ऐसे सवाल का क्या जवाब दूं? किसी से मैच ना कर रही मेंटेलिटी, कौन है वो? इथिक्स का सवाल तो है नहीं, ये जनरल सवाल है। तो जनरल सवाल का बिना किसी संदर्भ की कैसे जवाब दूं? जनरल जवाब होगा, मेंटेलिटी मैच ना करे तो छोड़ दो, यही बात हो सकती है। जब तक उसका मुझे ये ना पता हो कि मेंटेलिटी से मैच नहीं करी, कौन है वो। अगर तुम कह रहे हो सर ऑफिस मेंटेलिटी मैच नहीं करी जो आप पढ़ा रहे हैं, तो एथिक्स छोड़ दो। बता दूंगा, पढ़ लोगे बेस्ट बुक हेराल्ड स्टाइटस को पढ़ लो, लिविंग इश्यूज इन एथिक्स, लिविंग इश्यूज इन फिलॉसफी। जिससे तुम्हारी शादी लगी, क्यों कर रही हो शादी? जब मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही शादी क्यों कर रही हो? जिंदगी बर्बाद करनी है।
अटैचमेंट है, अभी नहीं छोड़ोगी, जब वो तुमको छोड़ देगा तब क्या करोगी? ज़्यादा नुकसान पहुंचा के छोड़ेगा तो क्या फ़ायदा है? अगर आदमी ठीक नहीं है तो अटैचमेंट को कंट्रोल करो। मुश्किल काम है ये, लेकिन फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा रुलाएगा आगे। वो गाना सुना है ना, आज सुबह सवेरे मैंने ये क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। वैसे एक दिन सुबह सवेरे विरक्ति भाव से अटैचमेंट त्याग दो। अटैचमेंट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, खास तौर पर तब जब आदमी अटैचमेंट होने पर बहुत सारी बातों जैसे अपनी गरिमा को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को, अधिकार को छोड़ने लगता है अटैचमेंट के लिए, तो इसका दूसरा आदमी फायदा उठाने लगता है। अपना फायदा मत उठाने दो, ठीक है? और शादी ब्याह कभी उससे नहीं करना चाहिए जिससे मेंटलिटी मैच ना करे। शुरुआत में कठोर डिसीजन ले लेना ठीक है, पूरी जिंदगी एक खराब डिसीजन की वजह से रोते रहना ठीक नहीं है। इथिक्स में तो पता नहीं लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबके सवालों को ध्यान रखते हुए मानवीय संबंधों पर किताब लिखनी पड़ेगी। हाँ, चूंकि हमारी दुनिया नैतिक नहीं है, और अगर तुम स्त्री होने पर स्त्रीवाद की बात करोगे किसी से तो 90% लड़के बिदक जाएंगे, क्योंकि उनको आज्ञाकारी स्त्रियां पसंद होती हैं, उनको समझदार लड़कियां नहीं पसंद होती। हमारे समाज में लड़कों को आज्ञाकारी, सबमिसिव, दोसाइल, गऊ, सुशील, सुंदर लड़की पसंद आती है, दिमाग वाली नहीं। जिसका दिमाग ज़्यादा होता है उस लड़की को लड़के पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप समाज में, पितृसत्ता वाले समाज में समझदार होने पर लड़का ढूंढेंगे अपने लिए तो आपको काफ़ी तकलीफ होगी। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ शादी मत करना भाई, जरूरी नहीं, मैंने थोड़े कहा ये। जो सवाल तुमने पूछा मैंने उसका उत्तर दिया। अब आइए, तो कुछ ऐसे कारण मैंने बताए जिनसे सत्यनिष्ठा में चुनौतियां हैं। जातिवाद से है, रूढ़िवादी समाज के कारण है, समाज में कुरीतियां होने के कारण है, नैतिकताओं में विभाजन होने के कारण है। विभाजन मतलब दो नैतिकताएं टकरा रही हैं। कौन सी नैतिकता? जैसे भारत में संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता टकरा रही है। संविधान कहता है लड़का लड़की बराबर, समाज कहता नहीं, लड़की नहीं लड़के के बराबर है, लड़का ज्यादा श्रेष्ठ है। दो विरोधी नैतिकताएं अगर किसी दुनिया में होंगी, किसी देश में होंगी, तो इन विरोधी नैतिकताओं के होने पर लोगों के विचार में विरोध होगा। बोलने में लोग इस्तेमाल करेंगे संविधान और करने में इस्तेमाल करेंगे समाज का नैतिकता। तो क्या हो गया? कथनी और करने में क्या हो गया? अंतर हो गया। तो अगर क्या हो, कथनी की नैतिकता किसकी? संविधान वाली। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में पूछ लूं कि बताओ कौन कौन से लोग मानते हो कि जातिवाद सही है, सब कह देंगे सब जातिवाद गलत है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यही उत्तर देना है। लेकिन जब करनी का मामला आएगा तो लोग अपनी जाति की पार्टी को वोट देंगे, अपनी जाति के नेता के प्रति निष्ठा रखेंगे, अपने फेसबुक फ्रेंड्स में अपनी जाति के लोगों को भर के बैठे रहेंगे। इसका तो कथनी तो है कि जाति नहीं होनी चाहिए, जाति बुरी है, लेकिन उनकी करनी नहीं है। ठीक है, तो कथनी में संविधान की नैतिकता, रूढ़ियों का पालन। अगर किसी जगह ऐसी दो परस्पर विरोधाभासी नैतिकताएं होंगी तो वहां लोग सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ना, दो नाव की सवारी नहीं कर सकते। भारत में दो नाव की सवारी है। संविधान भी लोग पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं, और समाज भी मान रहे हैं। इसलिए कथनी करने में क्या है? कथनी करने में टकराव है। क्या है? कथनी करने में टकराव। कथनी करने में टकराव के कारण सत्यनिष्ठा की कमी है। तुम्हारा दांत तो दिखा हिमांशी, लेकिन समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूंगा। दांत दिखाने से तो पता नहीं चलता है कि क्या करने के बारे में सवाल पूछ रहे हो। सवाल पूछने से पता चलता है ना। चांदनी ने बिल्कुल सही बात कही कि शादी.com तो है नहीं, तो इथिक्स की कक्षा है। तो इथिक्स की कक्षा में इथिक्स का सवाल आप पूछ क्या रहे हैं? सत्यनिष्ठ नहीं है आप। इथिक्स के टीचर से आप शादी ब्याह का मामला निपटाना चाह रहे हैं। चलिए, अब ऐसे और कारक ढूंढिएगा। संस्थाओं में मूल्यांकन नहीं है। क्या है? विवेकाधीन शक्ति के आधार पर निर्णय हो रहा है। आईएएस विवेकाधीन शक्ति से निर्णय कर रहा है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन शक्ति से ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो इससे हमारी राजनीति में, हमारी संस्थाओं में ही फिर से विधि का पालन नहीं हो रहा है। जो संस्थाओं के नैतिक आदर्श हैं वो केवल दिखावटी हाथी के दांत की तरह। सुना ना, हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले। और जो दिखते हैं वो खाने वाले नहीं है, और जो खाने वाले वो दिखते नहीं। दो दांत बाहर निकले होते हैं हाथी ना, अफ्रीकन हाथी के, वो दिखाने वाले। वैसे ही भारत में संविधान दिखाने की किताब है। खाने वाली नैतिकता कौन सी? समाज की, रूढ़िवादिता की। समझे? ठीक है, अब आप आइए, ये समझने के बाद हम ये समझेंगे कि फिर हम सत्यनिष्ठा को, किन चुनौतियों को कैसे दूर कर सकते हैं। इसका बहुत सारा तरीका तो आप इसे सीख गए होंगे। संवेदनशीलता का विकास कर दीजिए,
सत्यनिष्ठा की चुनौती कम होगी। सामाजिक सुधार करिए, सत्यनिष्ठा की समस्या दूर होगी। जितना सामाजिक सुधार करोगे, जितना रूढ़ियों को कम करोगे, समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करोगे, लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास करोगे, संस्थाओं के भीतर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के बजाय मूल्यांकन के आधार पर निष्कर्ष निकालोगे या लोगों का किसी पद के लिए चयन करोगे, उतना सत्यनिष्ठा मजबूत होगी। तो अब जो ये मैंने इसमें समय लेके इतना पढ़ाया है, इसका मतलब है कि जब हम और मूल्य पढ़ेंगे तो उसमें भी यही सब तरीका सोचना कि समाज से सत्यनिष्ठा कैसे कमजोर हो रही है, संस्कृति से कैसे कमजोर हो रही है। कल मैंने मान लो होमवर्क दे रहा हूं मैं, आज मैंने 4-5 कारण पढ़ाए, लेकिन कल मुझे क्लास की शुरुआत में बताना कि इकोनॉमी का सत्यनिष्ठा को कमजोर करने में क्या रोल है, कल्चर का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, धर्म का क्या रोल है। बहुत सारी ऐसी बातें मुझे कल समझाना कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये सत्यनिष्ठा को कैसे कमजोर करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, कल बताना क्या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये कारक कल पहचान के बताना जो सत्यनिष्ठा को क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। कुछ जनरल बातें मैंने लिखी हैं। अब जरा इसको मजबूत करने के उपाय बताओ, किस तरीके से सत्यनिष्ठा मजबूत हो सकती है। इसका एक उपाय क्या है? एक उपाय है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण, दूसरा है वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, तीसरा है संवैधानिक नैतिकता का प्रसार, संवैधानिक नैतिकता का प्रसार, चौथा है प्रबुद्ध स्वार्थवाद और परिष्कृत सुखवाद जैसी नैतिकता से सद्जीवन का विचार व्यापक बनाना, पांचवा है सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों का उन्मूलन। नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना कोई आइडिया नहीं, ये कौन सी बात हुई? नैतिक मूल्यों को कैसे बढ़ावा दोगे भाई? वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस से करोगे, ये बताना है। चलो बताना तो सामान्य बात होगी। तो जब तक आप सोशल रिफॉर्म नहीं करते, समाज को बदलते नहीं, तब तक सत्यनिष्ठ लोग नहीं बना पाएंगे। अब यहां पर जहां लिखा ना सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, जिसमें क्या पितृसत्ता, जाति व्यवस्था, इनका क्या है, इनको समाप्त करना। पैट्रियार्की जितनी कमजोर होगी सत्यनिष्ठा बढ़ेगी, जाति कमजोर होगी सत्यनिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, तो इस सत्यनिष्ठा को मजबूत करने के कुछ उपाय हो सकते हैं। संस्थाओं में विवेकाधीन शक्ति पर नियंत्रण, डिस्क्रिशनरी पावर को रोकना, मनमानेपन को रोकना। और आखिरी बात भी कल होमवर्क में करके आना, क्या आखिरी बात सत्यनिष्ठा में सीख कर आना, आज मैं कर नहीं पाया इसको। ये बात है सत्यनिष्ठा के लाभ एवं प्रासंगिकता, ये बात कल करके आना। तो हम सत्यनिष्ठा के बारे में थोड़ी सी इसके लाभ और प्रासंगिकता पर चर्चा करके निष्पक्षता के टॉपिक पर जाएंगे। आज निष्पक्षता भी हमारे एजेंडे में था, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि सत्यनिष्ठ होने के चक्कर में अगर मैं सिलेबस खत्म करने पर जाता तो आपको इसमें से कुछ बात कम बता के जल्दी से वहां तक पहुंच जाता। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, आपको सब बात समझ में आए, और चक्कर में हम लोग निष्पक्षता तक नहीं पहुंच पाए। कल निष्पक्षता, गैर तरफदारी जैसे मूल्यों पर बात करेंगे। सत्यनिष्ठा पर मैंने बात की, इसके कुछ सवाल देखेंगे, इसकी प्रासंगिकता, और थोड़ी सी बात किस पर करेंगे, पीवाई के ऊपर, इससे जो सवाल पूछे गए। तो कल मिलते हैं इससे आगे की बातचीत करने के लिए। आज यहीं तक